हेलो दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके प्यारे इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, यदि आज की क्लास की बात करें तो आज का क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके क्लास 12th के लिए, ठीक है। क्योंकि आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को और समझते हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं आज हम। दोस्तों, आज के लेक्चर की बात की जाए तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग विलियन नाम के चैप्टर को लेके चल रहे हैं और विलियन नाम के इस चैप्टर में हम लोगों ने लगभग 70% कंप्लीट कर रखा है। तो आज इसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज का टॉपिक हमारे पास जो होने वाला है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर और आप सभी के एग्जाम को एक नई उड़ान देते हैं और आपके एग्जाम को एक कदम आपकी सफलता की ओर बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आइए, आज का जो टॉपिक हमारे पास होने वाला है उसका नाम है आदर्श विलियन। क्या नाम है? आदर्श विलियन। आदर्श विलियन, ठीक है भाई। आदर्श विलियन यानी आइडियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहली चीज, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ही मैं बता दूं कि दुनिया का कोई भी चीज आइडियल नहीं हो सकता, ठीक है। अब रही बात कि सर यदि आइडियल हो ही नहीं सकता तो आपने फिर ये कैसे कह दिया आदर्श विलियन, ठीक है। तो यदि आदर्श विलियन की बात करूं मैं ध्यान से, तो पहले आप समझो, जैसे एग्जांपल समझने का प्रयास करूं मैं, तो आप एक चीज बताओ, क्या आप अपने घर के आइडियल लड़के हो या आप अपने घर की आइडियल लड़की हो? आइडियल का मतलब क्या होता है? आइडियल के मायने बहुत अलग अलग होते हैं यहां पर, ठीक है। यदि आइडियल के मायने की बात करें, यदि उसके मीनिंग की बात करें, तो आइडियल का मतलब ये होता है कि एक बच्चा जो घर के सभी व्यक्तियों के लिए आइडियल है, वह दूसरे पल ही अनआइडियल हो जाएगा। बस अर्थ इतना है कि यदि आप उस बच्चे से, जैसे मैं अपने घर पे हूं और आप अपने घर के सभी सज्जन जितने भी लोग हैं, मम्मी पापा बड़े भाई बड़े पापा बड़ी मम्मी, मतलब जितने भी लोग हैं, यदि सबकी बातों को मानता रहूं, यदि वो कहे पानी लेके आओ, ठीक है, तो मैं पानी लेके आ जाऊं। वो कहे चाय लेके आ जाओ तो मैं चाय लेके आ जाऊं। वो कह दे जाओ नीचे दौड़ के आ जाओ, मैं दौड़ के आ जाऊं। तो कहें बताओ कितना अच्छा बच्चा है, कितना ही अच्छा बच्चा है। बट जैसे ही वो एक दिन हमसे कहें बाबू पानी लेते आओ, बाबू पानी लेते आओ, मैं कह दूं नहीं नहीं नहीं, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूं, मैं नहीं जा रहा, ठीक है, उसी दिन वह आइडियल बच्चा अनआइडियल हो जाएगा, ठीक है, वो अनादर्श हो जाएगा। कहेंगे बताओ कितना बेकार बच्चा है। अभी जो लोग कह रहे थे कि कितना ही अच्छा बच्चा है, अभी वही लोग कह रहे हैं बताओ कितना ही खराब बच्चा है। एक काम कहा जा रहा है वो भी नहीं कर रहा है और दिन भर घर बैठा रहता है, मोबाइल चलाता है, घूमता रहता है, पढ़ना लिखना नहीं है। अभी वही लोग कह रहे थे कि बताओ कितना अच्छा बच्चा है, सारा काम करता है, एक बात कहो तुरंत कंप्लीट कर देता है। और वही लोग अभी कह रहे हैं जस्ट कुछ ही दिन बीते होंगे ना, कुछ ही दिन या कुछ समय ही बीते होंगे और ये घटना देखने को मिल रही है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि आइडियल नाम की कोई घटना होती नहीं है, आइडियल नाम की कोई घटना होती नहीं है। ये सिचुएशन तब तक पॉसिबल है जब तक कि आप जो काम जिससे कराना चाहते हैं वो काम आपका आंख बंद करके होता रहे, उस केस में वह आइडियल है। यदि जैसे ही उसने आपत्ति दर्ज करा दी, उस केस में वह अनआइडियल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अनआइडियल की सिचुएशन तो समझ में आ गई होगी और आइडियल की सिचुएशन भी आपको समझ में आई गई होगी। यदि आइडियल और अनआइडियल दोनों की सिचुएशन समझ में आ गई तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि आदर्श विलियन कहते किसे हैं, ठीक है। तो ऐसे सभी विलियन ठोस द्रव विलियन किसका हो? ठोस द्रव का हो या द्रव का हो। ऐसे सभी विलयन
जो ठोस द्रव का विलयन हो या द्रव द्रव का विलयन हो, जो सभी परिस्थितियों में या स्थितियों में, जो सभी स्थितियों में स्थितियों में स्थितियों में स्थितियों में निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है बेटा, एकदम सही सर। ठीक है, यानी ऐसे सभी विलयन, चाहे वो ठोस द्रव का हो चाहे द्रव द्रव का हो, सभी स्थितियों में निम्नलिखित शर्तों का पालन करते हैं, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? आदर्श विलयन कहते हैं। तो ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल है सर? मतलब ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन यह है कि राउल्ट का नियम का पालन करना चाहिए। राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए। राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए, यानी आदर्श विलयन होने के लिए सबसे पहली कंडीशन यही है कि राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए। दूसरी कंडीशन यह है कि डेल्टा H इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। डेल्टा H इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? जो मिश्रण आपने बनाया उस मिश्रण के लिए, उस मिश्रण के लिए डेल्टा H का मान 0 होना चाहिए। अर्थात क्या मतलब है इसका? अर्थात इसमें विलय मिलाने पर ना तो ऊष्मा उत्पन्न होनी चाहिए और ना ही ये ऊष्मा को अवशोषित करना चाहिए। मतलब अर्थात विलय मिलाने पर ऊष्मा अवशोषित तथा उत्सर्जित दोनों नहीं होनी चाहिए, उत्सर्जित नहीं होनी चाहिए। यानी अवशोषित भी नहीं होनी चाहिए, उत्सर्जित नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, मतलब डेल्टा H इक्वल टू 0, अर्थात विलय मिलाने पर ऊष्मा ना तो अवशोषित होनी चाहिए और ना ही उत्सर्जित होनी चाहिए। मतलब यदि आपने कोई सोल्यूशन ले रखा है, उस सोल्यूशन में यदि कोई पदार्थ डिजॉल्व किए हो, कुछ मिला रहे हो, तो उसमें से ऊष्मा ना तो बाहर जानी चाहिए और ना ही बाहर से ऊष्मा उसमें आनी चाहिए। क्लियर है? ये दोनों केस नहीं होना चाहिए। यदि ये दोनों केस नहीं हो रहा है तो हम उस केस में कहेंगे क्या? कि ये विलयन आइडियल है। ठीक है? कहते सर इतनी कंडीशन है? नहीं नहीं भाई, ये इतनी ही कैसे है, अभी और है, रुको। ठीक है, तीसरी कंडीशन लेते हैं। ठीक है, तीसरी कंडीशन समझो कि डेल्टा V मिश्रण का, जो मिश्रण हमने लिया उसके लिए डेल्टा V का मान भी 0 होना चाहिए। डेल्टा V का मतलब क्या है? विलय को मिलाने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, पहली बात कि डेल्टा वी यानी मिश्रण इक्वल टू 0, विलेय को मिलाने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इतनी बातें समझ में आ गई क्या? बोलो। यदि इतनी बात समझ में आ गई तब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहली कंडीशन क्या थी कि राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए। दूसरा, डेल्टा वी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए और डेल्टा एच के मान में भी कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। क्या तो सर डेल्टा वी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये कैसे पॉसिबल है भाई? क्या तो सर मान लेते हैं कि यदि किसी पदार्थ को मिलाया तो उसमें से ना तो ऊष्मा उत्सर्जित हुई और ना ही अवशोषित हुई, ये बात तो मानने लायक भी है, लेकिन डेल्टा वी के मान में परिवर्तन ना हो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि यदि मान लीजिए आप दूध से भरी हुई कटोरी आपके पास है, तो उस कटोरी में यदि आप चीनी डालोगे तो उसके आयतन में परिवर्तन तो होगा ही ना। ठीक है, इस बात पे कहानी सुनाते हैं, समझिएगा तो बताइएगा। ठीक है, कि कहना आसान होता है लेकिन करना कठिन होता है। पॉसिबल नहीं है लेकिन मान लिया जाएगा कि ऐसा होगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। एक राजा था। ठीक है, एक राजा था, उस राजा के राज्य में कुछ लोग बाहर से आए और उन्होंने कहा, कुछ लोग, एक दो लोग नहीं ना, कुछ लोग, सॉरी, तो वो लोग बाहर से आए और बाहर से आने के बाद उन्होंने क्या कहा कि राजन आप अपने राज्य में हमें शरण दे दीजिए और हम आपके राज्य में रह लेंगे। ठीक है, मतलब रहना चाहते हैं। तो राजा ने कहा कि एक काम, एक दूध की कटोरी मंगाई और दूध की कटोरी एकदम पूरी भरी हुई थी। दूध की कटोरी पूरी भरी हुई थी। भरी हुई कटोरी को सामने रख के कहा कि हे जो भी ब्राह्मण थे या फिर जो भी लोग थे, उन राजा ने कहा कि आप लोग ये जैसी दूध की कटोरी देख रहे हो कि दूध की कटोरी जैसी भरी हुई है वैसे ही हमारा राज्य भी पूरा भरा हुआ है, उसमें पाँव रखने तक का भी जगह नहीं है, इसलिए मैं अपने राज्य में आपको शरण नहीं दे सकता। तब उसमें से, बाहर से आए लोगों में से एक व्यक्ति उठता है और चीनी के कुछ दाने उस दूध में डालता है और डालने के बाद कहता है, हे राजन, जिस प्रकार से इस दूध की कटोरी में ये चीनी के टुकड़े घुल गए और अपने स्थान को ग्रहण कर लिए, उसी प्रकार से हम भी आपके राज्य में जगह जगह पर वितरित हो जाएंगे और आपकी प्रजा को परेशान नहीं करेंगे। आई बात समझ में बेटा? ठीक है, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यदि आप किसी चीज को मिलाओ तो डेल्टा वी में परिवर्तन ना आए। मतलब डेल्टा वी में परिवर्तन तो आएगा ही आएगा, आयतन में परिवर्तन तो आएगा ही आएगा, लेकिन ऐसा हमें मानना है कि डेल्टा वी में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यदि एक कटोरी दूध ले लो तो उस एक कटोरी दूध में आप चीनी डालो। जैसे ही चीनी डालोगे, सिंपल सी बात है, वो कुछ ना कुछ तो आयतन बढ़ेगा ना उसका। यदि 5 ग्राम चीनी डालो तो भी तो 5 ग्राम के हिसाब से आयतन बढ़ेगा। ठीक है, यदि 10 ग्राम चीनी डालोगे 10 ग्राम के हिसाब से आयतन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन हमें क्या है, यहां पे सपोज करना है कि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यदि ऐसी अवस्था है तो हम कह सकते हैं कि आदर्श विलयन होते हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसी सिचुएशन होगी तो हम कहेंगे कैसे विलयन आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब कुछ नोट पॉइंट समझ लीजिए पहले ध्यान से, आइए समझते हैं। नोट पॉइंट है आपका, क्या है नोट पॉइंट भाई? ऐसे सभी द्रव युग्म का मतलब क्या? जोड़ा, पेयर की बात कर रहा है। ऐसे सभी द्रव युग्म जिनमें संरचना ध्रुवता एवं रासायनिक प्रकृति समान होती है, आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन कहलाते हैं।
कहलाते हैं। क्लियर है बेटा? ठीक है। ऐसे सभी द्रव युग्म जिनमें संरचना, ध्रुवता एवं रासायनिक प्रकृति समान होती है आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है। अब इस केस में रही बात कि सर ऐसा कोई एग्जाम्पल भी तो बताइए जो आदर्श विलयन का एग्जाम्पल हो। तो यदि आदर्श विलयन के एग्जाम्पल की बात करें तो बेंजीन और टॉलुइन का मिश्रण, बेंजीन और टॉलुइन, बेंजीन और टॉलुइन का मिश्रण आदर्श विलयन का एग्जाम्पल है। ठीक है। दूसरे की बात करें यदि हम लोग, बेंजीन और टॉलुइन का जो मिश्रण होता है वो आदर्श विलयन कहलाता है। यदि दूसरे की बात करें, ठीक है, तो हेक्सेन और हेप्टेन, हेक्सेन और हेप्टेन ये भी आदर्श विलयन के एग्जाम्पल हैं। एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड, और एथिल आयोडाइड, आयोडाइड ये भी आदर्श विलयन की एग्जाम्पल हैं। जल्दी जल्दी सबका अणुसूत्र बता दीजिए तो आप लोग जल्दी जल्दी लिख लीजिए। बेंजीन C6H6, टॉलुइन C6H5CH3, हेक्सेन C6H14, हेप्टेन C7H16, एथिल ब्रोमाइड C2H5Br, 5 है ये ना सिंगल बॉन्ड, मतलब कि एथिल आयोडाइड C2H5I, ये इसका अणुसूत्र है। कल तो क्यों बताया? अब रही बात की क्यों बताया, तो याद रखिएगा कि आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि कौन सा पेयर आदर्श विलयन है, कौन सा युग्म आदर्श विलयन है। तो कौन सा युग्म आदर्श विलयन है ये एग्जांपल आपको दिया जाए तो आपको इसमें से कोई एक छांटना पड़ेगा। छांटने का मतलब क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में ये देखने को मिलता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो देखने को मिलता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जब आपको ये देखने को मिलेगा तो इसमें से पेयर आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जब पेयर आपको याद होगा तो आप आसानी से वहां टिक कर पाओगे। ठीक है, जब टिक कर पाओगे तो आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। क्लियर है बात? बात समझ में आ रही है बेटा? बोलो क्लियर है? ठीक, ये बात तो रह गई आदर्श विलयन की। अब इसके अलावा जो बच गए वो सब अनादर्श विलयन। तो बात ये आती है कि अनादर्श विलयन किसे कहते हैं? अनादर्श विलयन किसे कहते हैं? तो सिंपल सी लाइन है, ऐसे वे सभी विलयन, वे सभी विलयन, वे सभी विलयन, विलयन जो निम्न शर्तों का, निम्न जो निम्न शर्तों का, निम्न शर्तों का पालन, निम्न शर्तों का पालन नहीं करते हैं, निम्न शर्तों का पालन नहीं करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन, विलयन कहलाते हैं, कहलाते हैं। अब रही बात कि कौन कौन से शर्त, तो पहला शर्त राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, राउल्ट के नियम का, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। दूसरा, डेल्टा H नॉट इक्वल टू 0, अर्थात विलेय या विलायक मिलाने पर, विलेय को मिलाने पर, विलेय
को मिलाने पर उष्मा में परिवर्तन हो जाता है। उष्मा में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन हो जाता है। तीसरा डेल्टा V नॉट इक्वल टू 0, अर्थात विलेय को मिलाने पर आयतन में परिवर्तन हो जाता है। यदि ये सिचुएशन फॉलो हो रही है तो हम कह सकते हैं कि ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं? अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सोल्यूशन कहलाते हैं। क्लियर है बेटा? बात समझ में आ रही है? यहां तक में कोई परेशानी है तो जल्दी जल्दी बता दीजिए, ठीक है? यहां तक कोई परेशानी है तो जल्दी जल्दी बताइए, ठीक है? यदि नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा समझते हैं। यदि कोई भी अनादर्श विलयन है, नॉन आइडियल सोल्यूशन है, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन के अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है कि मान लीजिए नॉन आइडियल सोल्यूशन, जैसे कि मान लीजिए सपोज करते हैं एग्जांपल, ठीक है? सपोज करिए कि एक नॉन आइडियल सोल्यूशन बना है, उसमें दो चीजें हैं, एक ए और एक बी, एक विलेय है और एक विलायक है। दो कण मिले हैं ना, इन दोनों कणों को मिलाकर एक विलयन बनाया है मैंने। इन दोनों कणों को मिलाकर हमने एक विलयन बनाया है। तो उस केस में इसका जो प्रेशर होगा वह इसके प्रेशर और इसके प्रेशर की योग के बराबर ही होगा। लेकिन नॉन आइडियल सोल्यूशन के अंदर ऐसा नहीं है। नॉन आइडियल सोल्यूशन के अंदर हमेशा इस P की वैल्यू या तो ग्रेटर देन P डैश प्लस P डैश के हो जाती है, PA डैश प्लस PB डैश के, या तो लेस देन हो जाती है P डैश A प्लस P डैश B के। ठीक है बेटा? ये दोनों सिचुएशन देखने को मिलती है। यदि मान ज्यादा हुआ तो इसे धनात्मक विचलन कहते हैं, धनात्मक विचलन कहते हैं, विचलन। और मान कम हुआ तो उसे हम ऋणात्मक विचलन कहा जाता है, ऋणात्मक विचलन कहा जाता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मतलब पहले समझाइए, नहीं समझ में आया। समझो एग्जाम्पल, जैसे सपोज करो कि तुम अपने दोस्त को 500 रुपये दो ना। कितना दो? 500 रुपये। 500 रुपये देने के बाद, वो वैसा खराब लड़का नहीं है, बट ऐसा है, मानते हैं कि सपोज करो कि हमने 500 रुपये उसको दिया। 500 रुपये देने के बाद जब उससे हमने कहा भैया पैसा वापस दो, तो वो 490 रुपये दे दिया। ले जाओ 490 रुपये ले जाओ, ठीक है? फिर हमने एक बार उसको 500 रुपये दिया, अब हम उससे पैसा मांगे तो कहा 520 रुपये ले जाओ। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि जब हम रुपये दिए तो 500 मिलना चाहिए ना, कभी मिल रहा है कभी ज्यादा मिल रहा है। तो यदि कम मिल गया तो उसे हम कहेंगे ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन। ठीक है बेटा? ऋणात्मक विचलन। और यदि ज्यादा मिल गया तो उसे कहेंगे धनात्मक विचलन। यानी उसके मान में डेविएशन आ गई ना, डेविएशन का मतलब परिवर्तन आ गया। ठीक है? और जब परिवर्तन आ गया, यदि मान उसकी एक्चुअल मान से ज्यादा हो गया तो उसे धनात्मक विचलन कहेंगे, और एक्चुअल मान से कम हो गया तो उसे ऋणात्मक विचलन के नाम से जानेंगे। क्लियर है बेटा? बोलो भाई। अब बात ये आती है कि सर एग्जाम्पल दे दीजिए तो बात समझ में आ जाती। एग्जाम्पल देने से पहले मैं ग्राफ्स दोनों का समझा दूं, उसके बाद फिर एग्जाम्पल देता हूं। मान लो, सपोज करते हैं, ठीक है, सपोज करते हैं कि एक सोल्यूशन है इस तरीके से, ए और बी। ठीक है? ग्राफ बहुत अच्छा ना बने तो टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है? ए और बी, ठीक है? ये पॉइंट ए जो है वो ओरिजिन 0 है और ये पॉइंट बी जो है वो 100 डिग्री है। इस केस में पी नॉट ए यानी और इस बिंदु पर इसका प्रेशर पी नॉट बी है, पी नॉट बी है। जब इसको मिलाया गया तो इसका प्रेशर ये आ रहा था, कितना है भैया?
ये पी एम है जो पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी के बराबर है, ठीक है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली निकाला गया तो एक्सपेरिमेंटली निकालने पर इसका मान इस तरीके से परिवर्तित हो गया, ठीक है, इस तरीके से परिवर्तित हो गया। ये इतना गैप दिख रहा है ना, ये इतना गैप दिख रहा है, तो ये कब आया था? एक्सपेरिमेंट द्वारा, एक्सपेरिमेंट द्वारा प्रयोगात्मक मान है जो कितना है भैया, वो ज्यादा है, ठीक है, मान में बढ़ोतरी हो गई, ठीक है, अधिक हो गया, ये मान में अधिक हो गया, बढ़ोतरी हो गई, तो इसे हम कहेंगे धनात्मक, धनात्मक विचलन, विचलन। क्लियर है? सेम सिचुएशन को इधर ही समझ लो, यदि ऐसा था, सेम डायग्राम बना दो। अब क्या हुआ, मान में कमी आ गई, ठीक है, ये 0, ये 100, ये A, ये B, ये A0, P ऑफ A0, ये P नॉट B। इसका जो मान होना है P इज इक्वल टू पी एम इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी होना है, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो कमी आ गई, एक्सपेरिमेंटली कुछ कम हो गया। जब एक्सपेरिमेंटली कम हो गया तो इसका मान हुआ कितना, तो हुआ जो एक्चुअल मान था उससे कम हो गया, कम हो गया तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे ऋणात्मक, ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन। क्लियर है बेटा? धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन, ये दोनों बातें समझ में आ गई। यदि बात समझ में आ गई तब कह रही बात कि सर एग्जाम्पल दे देते कुछ। तो धनात्मक विचलन की यदि बात की जाए तो धनात्मक विचलन के अंदर आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। कहते सर कौन कौन सा ले सकते हैं? साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, और एथेनॉल, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन और एथेनॉल, ये एग्जाम्पल। इनके बीच जो विचलन दिखाई देता है वो कौन सा दिखाई देता है? धनात्मक विचलन। कहते इसके अलावा कोई एग्जाम्पल दीजिए। डाई एथिल ईथर और एसीटोन, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर और एसीटोन, ठीक है, इसके अंदर भी धनात्मक विचलन देखने को मिलता है। कहते सर का एग्जाम्पल और देख लीजिए, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड और हेप्टेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और हेप्टेन। हेप्टेन की बात कर ले तो क्या आएगा भैया, तो इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, सी, क्या यार, ठीक है, CCl4 और हेप्टेन यानी C7H16, ठीक है। ये एग्जाम्पल है किसका? धनात्मक विचलन का। अब बात ये आती है कि सर ऋणात्मक विचलन में कोई एग्जाम्पल दे दीजिए। ऋणात्मक विचलन के अंदर यदि एग्जाम्पल की बात की जाए तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। दूसरा यदि बात की जाए, कोई दूसरा एग्जाम्पल दीजिए सर, तो पिरिडीन और परक्लोरिक अम्ल, पिरिडीन परक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तीसरा पिरिडीन और फॉर्मिक अम्ल, पिरिडीन और फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। क्लियर है भाई? धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं? यदि समझ में आ रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। तो अगली बात जो हम लोग करने वाले हैं वह है क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन। अब ये क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन और वान हाफ गुणांक, ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और वहां पर ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।